बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तितामी हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, इख्तितामी हफ़्ता की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर फाइनेंस बिल की मंजूरी और उसके अगले दिन जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पार्लियामेंट से उस वक्त खिताब के जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कलीदी रहनुमा पार्लियामेंट के फ्लोर पर मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अपने रवायती लहजे में पोजीशन के ऊपर तनकीद की, गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसके बाद तक जो बयानिया था तहरीक इंसाफ का वो ये था कि कोई 200 अरब डॉलर पाकिस्तान के उनके कहने के मुताबिक जो यहाँ से लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं उनको रिकवर करने का वादा किया गया था। लेकिन वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अपनी ताज़ा तरीन जो तकरीर की उसके अंदर कहा कि तकरीबन 10 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर मौजूद है। तो अब ये 200 अरब डॉलर से बाद 10 अरब डॉलर तक आ गई है। 190 अरब डॉलर दरमियान से गायब हो गए हैं। ये कहाँ चले गए? आया कि ये आदाद शुमार इन द फर्स्ट प्लेस दुरुस्त नहीं थे या अब जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक 10 अरब डॉलर ये दुरुस्त हैं? इसके ऊपर भी सवाल बनता है और वो सवाल हम आज उठाएंगे। एमनेस्टी स्कीम जो कि 30 जून की रात 12 बजे ख़त्म होनी थी उसको 3 दिन के लिए उसमें तौसी कर दी गई है। अब तक आने वाली मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 42 अरब रुपए एमनेस्टी स्कीम के तहत जमा कर चुका है, हासिल कर चुका है, रिकवरी हो चुकी है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने जाते वक्त पेश की थी, जिसके नतीजे में मुल्क की तारीख़ में उस वक्त तक की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी 121 अरब रुपए की गई थी। और इस मरतबा तखमीना काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके बरअक्स अब तक सिर्फ 42 अरब रुपए की रिकवरी की जा सकी है। इसकी क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा गज़ाला सैफ़ी साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नरगिस फैज़ मलिक साहिबा। और मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा फ़िज़ा शकील साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरमा फ़िज़ा शकील साहिबा से मैं करना चाहूँगा। फ़िज़ा शकील साहिबा, 42 अरब की अब तक की रिकवरी, पिछले साल 121 अरब की रिकवरी हुई थी। एमनेस्टी स्कीम क्या होती है और किस लिए होती है, इसके ऊपर तो बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो क्योंकि नंबर सामने हैं, कंपैरिजन नंबर्स का ही किया जा सकता है बासानी। क्या वजह है कि इस मरतबा एमनेस्टी स्कीम में 1/3 अब तक जो रिकवरी है वो हुई है और जबकि तवक्कुआत इससे कहीं ज़्यादा थी? इसकी बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। दरअसल जो आपका बुनियादी सवाल है जी, वो सारा बेस करता है इस वक्त की जो पॉलिसीज हैं उन पर एतमाद का की जो सतह होनी चाहिए उसका फुकदान, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। अच्छा। कहा जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम में 1780 अरब के असासे अभी तक जाहिर किए गए हैं और जो आपने फिगर दिया 42 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। जी। अच्छा, जितने भी आपके इकोनॉमिक माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान में ये एमनेस्टी स्कीम्स मुतारिफ कराई जाती हैं, दरअसल ये अपने अंदर होती ही फॉल्टी हैं। अच्छा। आप 1%, 2% या 3% का जो इंसेंटिव उन्हें देते हैं उसके नतीजे में जो मुराद मिल जाती हैं कि किसी ने भी अपना काला धन या ऐसा धन जो वो जाहिर नहीं कर पाता बवजूद वो आपके सामने सरेंडर करे और उसके बाद उसको छुट्टी मिल जाए। तो माहिरीन का कहना यह है कि ये बहुत डिस्करेजिंग होता है उन लोगों के लिए जो पूरा साल मेहनत करने के बाद अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। सही, दयानतदारी से और ईमानदारी से अपना पूरा टैक्स दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, इसकी बेनतहा मिसालें हैं। हमें अपने पड़ोस में भी आप देखिएगा तो जो भारत है, जाहिर है ये बात भी पुरानी है, इसको रिपीट नहीं करूंगी मैं, लेकिन आपके सवाल की तरफ आते हुए इस वक्त अगर आपको याद हो, अभी 2-3 दिन पहले हमाद अजहर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे बड़ी धुआंधार तकरीर की। इसी तरह उमर अयूब साहब बड़ी जोश जज्बे में बात कर रहे होते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं रजा, यानी आपसे मुराद प्राइम मिनिस्टर साहब जी,
इन्हीं लोगों के अदवार की खामियां हैं बकौल तहरीक इंसाफ के, जिसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब, क्या सब उनको भूल गए? जी। उमर अयूब साहब के वालिद असगर अयूब साहब, उनको क्या सब गौहर अयूब साहब, क्या उनको सब और लोग उनके दादा जनरल अयूब जी खान साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्हें क्या सब लोग भूल गए? इसी तरह और बेशतर नाम आप देखेंगे। तो लोगों को इस सेटअप में अभी तक जो एक कंफर्ट लेवल मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट करना होता तो इन लोगों को इनकी पुरानी पार्टियों के साथ ही इलेक्ट कर लिया होता। जी। क्या जरूरत थी इन लोगों को इतनी मेहनत करके पार्टियां बदल के और अपना नाम डबो के मेरे हिसाब से दूसरे तहरीक इंसाफ में आके फ्लोर ऑफ द हाउस इलेक्ट होके आने की? मेरा नहीं ख्याल कि इन सब लोगों की मौजूदगी में आपका जो एक आम शहरी है वो किसी सुख के सांस की जानिब बढ़ पाएगा, ये मुझे नहीं लगता। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मिसाल ले लीजिए, मतलब मैं कितने नाम गिनवाऊं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं जी। तो एक अदम एतमाद ये आ रहा है कि जनाब पुरानी टीम से नई पिच पे बैटिंग या बॉलिंग आप कैसे करेंगे? सही है। अच्छा, एक और सवाल मैं ज़िमनी तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है ये सवाल करार पाए। जो क्वालिफिकेशन है एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने की, उसमें सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि कोई भी वो शख्स जो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पब्लिक ऑफिस होल्ड करता रहा है वो इस स्कीम को अवेल करने को क्वालिफाई नहीं करता। अब सवाल ये है कि वो लोग जो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे या अभी भी हैं, उनके ऊपर कब क्रैकडाउन होगा, कौन करेगा, और वो क्रैकडाउन अब तक क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि डराया तो उनको जा रहा है कि जो इस एमनेस्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सवाल ये है कि जो क्वालिफाई नहीं करता तो उसके ऊपर अब तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? उसकी भी देखिए, वो ये बिल्कुल सही आपने निशानदेही की है। दरअसल ज्यादा गड़बड़ का जो एहतमाल है वो तो इन्हीं लोगों के हवाले से है कि जो किसी भी अहम तरीन पोजीशन को होल्ड करते रहे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो किसी भी शोबे के ऑफिस बेरर्स हों। ज्यादा एहतमाल तो यही है कि शायद इन्हीं के पास ऐसा पैसा, ऐसी दौलत, ऐसे असासे होंगे। लेकिन ये भी तो मजाक देखिए ना कि जनाब जब आप इलेक्शन कमीशन में अपने असासे जाहिर करते हैं और बिलावल हाउस की कुल मालियत सामने आती है गालिबन 37 लाख रुपए। जी, 30 लाख रुपए, 3 मिलियन। जी 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 जी। तो ये सारे बिलावल हाउस की कीमत 30 लाख रुपए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इस्लामाबाद में जो रहायश गाह है उनकी वो 3.5 लाख रुपए की जाहिर की गई थी। बस तो ये जो जबकि बाज लोग कहते हैं कि वो रहायश गाह जो है अगर उसको किराए पे भी दिया जाए तो शायद 5 लाख रुपए महीना किराया उसका वसूल किया जा सकता है। तो रजा साहब, ये जो तजादात हैं ये आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। आपने जो काम करना है उस संजीदगी से करना पड़ेगा। शब्बर जैदी साहब से बेहतर शख्स इस वक्त आपको मिल नहीं सकता। शब्बर जैदी साहब के ऊपर तो मैं दोबारा आपकी तरफ सवाल लेकर आऊँगा, हमारे साथ ही रहिएगा। गजाला सैफी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, गहरी नज़र है आपकी तमाम सियासी और माशी मामलात पे। 42 अरब की अब तक की रिकवरी हुई है, ये नंबर हमारी आपकी तवक्कुआत से कम है, इसकी क्या आपको क्या वजह लगती है? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि कुछ भी रिकवरी नहीं होगी, लोग बिल्कुल भाग जाएंगे, लोगों को आप सही इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम को क्लैरिफाई नहीं कर रहे। 42 अरब रुपए अभी तक टू डेट हो चुके हैं और 3 दिन का एक्सटेंशन नहीं बल्कि सिर्फ 2 दिन की एक्सटेंशन दी गई है, क्योंकि आज तो बैंक हॉलीडे था। आज बैंक हॉलीडे होती है इंटरनेशनली 1 जुलाई को। तो 2 दिन उन लोगों के लिए है कि एक्सटेंशन असल में नहीं, बल्कि वो लोग जो इन लाइन हैं, जो कि वेट कर रहे थे अपनी उस स्कीम में आने के लिए, उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा दिया गया है। तो जो एक्चुअल फाइनल फिगर्स आपके पास आएंगे वो आपको 3 तारीख की शाम को फाइनल फिगर्स आएंगे। सही। तो 2 दिन पूरे बाकी हैं और आप उम्मीद है कि शायद इसका नंबर डबल होगा या इससे ज़्यादा होगा। जी। तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतनी ज़्यादा उस पर तनकीद उस तरह से करने की ज़रूरत है। नहीं, तनकीद तो हम कर नहीं रहे, हम तो सवाल उठा रहे हैं। उमर अयूब के बारे में उनका बैकग्राउंड ये है और हमाद अजहर ये हैं और वो हैं। तो आप ये देखिए कि ये दोनों जो हमारे पार्टी के दोनों मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने बहुत क्या बैकग्राउंड लेके और कहाँ तक जाना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, 42 अरब
का जो नंबर है, यही सवाल आपके पास भी मैं लेके आ रहा हूँ, तवक्कुआत से कम है, बहुत कम है, क्या वजह है? फिज़ा शकील साहिबा का कहना ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर लोगों का, इस वजह से कम पैसे रिकवर हुए हैं जितनी की तवक्को की जा रही थी। मैं फिज़ा के बयान की तौसीक करूँगी कि ये अदम एतमाद जब होता है आवाम को, तो वो इस तरह से स्कीमों में हिस्सा नहीं लेते जैसे लिया जाना चाहिए। यही स्कीम जब हमने PMLN ने अनाउंस की थी तो उस ज़माने में 121 अरब रुपए की रिकवरी हुई थी, लेकिन उस वक्त के अपोजिशन में बैठे हुए इमरान खान साहब ने ये बड़ी कड़ी तनकीद की थी कि ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और हम अपने आ गए इक़्तिदार में तो हम इस किस्म का कोई भी इक़दाम नहीं करेंगे जिससे चोरों, डाकुओं और इन लुटेरों को कोई मराहत और सहूलत दी जाए। तो ये बातें भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरी जब लोगों के कानों में पड़ती थी, तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि इनके कॉल और फेल में अब इतना तजाद क्यों है। और जो 10 साल वाली बात इन्होंने रखी है ना शर्त कि 10 साल पहले जो अहम पब्लिक होल्डर ऑफिस वाले लोग जो होंगे वो इसमें नहीं शामिल हो सकते, तो इससे भी इस स्कीम को काफ़ी धचका लगा है। क्योंकि अगर इन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत लोगों को ये रियायत देनी है तो फिर इसमें सबको शामिल करना चाहिए था। अच्छा, ताकि हमने तो एक किस्म का क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करती इसके ऊपर, आपसे मुराद जो इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं वो क्वालिफाई नहीं करते इस स्कीम को, इसलिए कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जो क्वालिफाई नहीं करते इस स्कीम को, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन कब होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ और कब होगा? नहीं, ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि वो क्या करेंगे। अभी तो उन्होंने 2 दिन बढ़ाए हैं, आज तो संडे था, बैंक हॉलीडे है, 2 दिन बढ़ गए हैं 3 तारीख तक, जबकि बार बार हफीज़ शेख साहब भी और शब्बर जैदी साहब भी अनाउंस करते रहे मीडिया में कि हम 1 दिन भी नहीं बढ़ाएंगे, 1 घंटा भी नहीं बढ़ेगी, जिन्होंने आना है वो ले जाएं और वो कर जाए, अपना डिक्लेयर कर दे सर। तो उसके बाद जब ये खबर, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा था कि इसकी तारीख बढ़ानी होगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर वही हुआ, बढ़ानी पड़ी। लेकिन इससे इस्तिफ़ादा उस तरह से लोग हासिल नहीं कर सके और इस तरह से एतमाद उनका नहीं है, या शायद कि वो अपनी बाहर से मनी लाएं, यहाँ डिक्लेयर करें, वो काले धन को सफ़ेद करें, क्योंकि जब वो समझते हैं कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ चोर, डाकू और लुटेरे हैं, तो फिर वो क्यों दें अपना पैसा लाके इनको। अच्छा, यानी चोर, लेकिन ये तो कहा गया है इसके कि जो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाएगा उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो उनकी कंटेनर पर तकरीरें थी, इतनी मीडिया उसमें कवरेज आया करती थी, वो बयानिया तो पिछले साल वाला था। नरगिस फैज़ मलिक साहिबा, मुझे आपसे इसके ऊपर चाहिए होगा। एक और छोटी सी बात मैं वजाहत करना चाहूँगी। मेरी बहन ने कहा कि हमाद अज़हर और अपना उमर अयूब साहब को हमें देखना चाहिए कि ये कैसे हैं, बड़े ऑनेस्ट है, ठीक है, लेकिन मैं इन्हें ये अर्ज़ करना चाहती हूँ और सारे सुनने वाले लोगों को भी कि सियासत में जितना ख़ानदान, उनके लोग और जितना क्रिटिसाइज़ और तनकीद होती है उन लोगों पे, वो किसी सियासत के अलावा नहीं होती। इन्हीं उमर अयूब साहब के दादा ने मोहतरमा फातिमा जना का इलेक्शन हाईजैक किया था, ये लोग भूलते नहीं हैं, ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इनके वालिद PMLN के स्पीकर असम्बली थे और जब कड़ा वक्त आया बेगम कुलसूम नवाज को अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो मैं गवाह हूँ इस बात की क्योंकि मैं उनके साथ कदम कदम थी। तो हम इनके घर गए तो उन्होंने बड़ी ही उससे बेचारगी से कहा जी कि मेरे लिए आपके साथ निकलना बहुत मुश्किल है बाहर। अच्छा, चलें, तो तारीखी मामलात हैं, इसके ऊपर ये तारीखी बातें होती हैं और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नरगिस फैज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नरगिस फैज़ मलिक साहिबा, ये फरमाइएगा कि एमनेस्टी स्कीम में 42 बिलियन की अब तक की रिकवरी हुई है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, रिवायती तौर पर पाकिस्तान के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सिंध से आता है, कराची से आता है, तो यकीनन एमनेस्टी स्कीम की जो रिकवरीज़ हैं उसमें कराची का और सिंध का हिस्सा बड़ा भी उसी तनासुब से होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये कोई ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है हुकूमत के साथ, जो ताजिर बरादरी बिलखुसूस एमनेस्टी स्कीम को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई है अब तक के जैसी तवक्कुआत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ये एक मौजूदा गवर्नमेंट का फैमिली पैकेज है
और वो उन्होंने अपनों को, अपने प्यारों को नवाजने के लिए कि उनको एक चोर दरवाजे से, क्योंकि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो सिलेक्टेड वे उन्होंने इख्तियार किया है कि इसको हम इस तरीके से अपने उन लोगों को जो किसी भी तरीके से उनको वो बेनिफिट देना चाहते हैं, उनको उन्होंने ये इस स्कीम का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट में और मीडिया के सामने ये लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि कितने लोग किस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं जिनके लिए ये चोर दरवाज़ा खोला गया और किन लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिला। बिज़नेस कम्युनिटी को जैसा ऐसे आप खुद कह रहे हैं, वो इसमें अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि वो इन्वॉल्व हुई है या उसे उनको बाद-ए-एतमादी है, उनको इस गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है। अगर एतमाद होता, उन्हें कोई श्योरिटी नहीं दी गई, ऐसा कोई पैकेज होता जो गवर्नमेंट के बिजनेसमैन को देती, बिज़नेस कम्युनिटी को देती, तो मेरा ख्याल है कि वो पता भी चल जाता आप तक, मीडिया के थ्रू लोगों को, आम पब्लिक में ये बात आ जाती सामने कि लोगों को क्या इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो इनके हवारी हैं, जिनको जितना झूठ, आजकल कंपटीशन चल रहा है ना वज़रा का आपस में, कि जितना ज़्यादा जो झूठ बोलेगा उसको उतनी आला वजारत दी जाएगी। अच्छा। तो ये भी उस स्कीम का एक हिस्सा है कि उनको इसी झूठ के लिए कि जितना ज़्यादा इसमें जितना भी चोर दरवाजे से आना है, आज हम अपने बाकी जितनी सिलेक्टेड एहतसाब, सिलेक्टेड आपके रिकवरी के तरीके, सिलेक्टेड आपका इंतकाम, सिलेक्टेड आपका हर चीज़ है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ बता दें, क्या इससे पहले सिलेक्टेड पे तो आपने बैन कर दिया असेंबली में, मुझे बताएं उमर अयूब साहब, कैमरा भी इसके ऊपर बैन लगा देगा, इस पे बैन लगा दें। मुझे ये बताएं कि इस असेंबली ने मौजूदा पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप प्लीज अपना जरा अपनी बारी पे बात कीजिएगा। जी नरगिस साहिबा जारी रखिए। ये आप मुझे ये बताएं कि वो फाजल रुकन कौमी असम्बली जिन्होंने बड़े जोशो खताबत में ये करारदाद पेश की कि जी सिलेक्टेड नहीं कहा जाएगा, उन्होंने कितनी करारदादें गुरबा के लिए, गुर्बत खत्म करने के लिए पेश की? उन्होंने कितनी करारदादें पेश की कि ये मौजूदा महंगाई के लिए कि ये आवाम दुश्मन बजट है, इसको ख़त्म, इसमें ये आम रोज़मर्रा की चीज़ों को आपने जालमाना बजट के ज़रिए लोगों पे जो मुसल्लत हुए हैं, जो लोगों को चोर दरवाजे के ज़रिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो उसका आम आदमी पे बोझ क्यों? आम आदमी का क्या कसूर है? कौन सी करारदाद इन्होंने पेश की, कौन से बिल उन्होंने पेश किया, कौन सी ऐसी स्कीम लेके आए हैं कि जिसके जरिए आम आदमी को फायदा पहुंचे, गरीब आदमी को, किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी बच्चे को, किसी तालिब इल्म को कोई फीस में कमी की गई है, कोई खाद में कमी की गई है, कोई दवाइयों में कमी की गई है? कोई ऐसी एक स्कीम बता दें, कोई ऐसी एक चीज बता दें कि आम आदमी के खाने की चीज में, जिन्होंने जो इस बजट के इन 10 माह के दौरान 10 बार बजट आया, इस 10 माह के दौरान 10 मिनी बजट इन्होंने पेश किए हैं, और डेली इनकी आज जो डॉलर की पोजीशन है, अभी आपने कहा कि बिलावल हाउस की जो प्राइसेस, तो सबको हाउसेस ज़बानी याद है, बजट पेश हुए। काइंडली होल्ड ऑन, अच्छा, अपनी बारी पे बात करें। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मौजूद हैं हमारे साथ, पार्लियामेंट है कि मेंबर हैं, आपको इतने एटिकेट्स मौजूद हैं हमारे साथ। आप मुझे ये बताएं, एक्सक्यूज मी, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं आता हूं, जब 20 साल पहले, 25 साल पहले बिलावल हाउस की उस जमीन का तो जिक्र आज भी आप बड़े बुलंदोबाज दावों से करते हैं, लेकिन आज आपकी तरफ दोबारा आएगा, प्राइस देखें, उस वक्त की प्राइस देखें। आपकी अगर बात मुकम्मल हो गई है तो मैं अपने सवाल को आगे ले जाऊं। फिजा शकील साहिबा, आज राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी हुई एंटी नार्कोटिक फोर्स के हाथों। अच्छा, आज की ये खबर भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब को पार्क लेन के हवाले से एक और मुकदमे में ज़ेर हिरासत ले लिया गया है और उनसे उस सिलसिले में तफ्तीश का आगाज़ किया जा रहा है। ये जो सूरत हाल है, इसमें अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि ये सेलेक्टेड किस्म का एहतसाब हो रहा है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा हैं, सिर्फ उनको ही इस तरह के कड़े अमल से गुजारा जा रहा है, जबकि हुकूमती अरकान इससे बिल्कुल मुबर्रा नज़र आते हैं। आप किस तरह देखती हैं एक सहाफ़ी की हैसियत से इस इस्तदलाल को? देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत सी बातों से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, जो अब आम लोगों को भी लगने लगा है कि ये शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है,
तो उसमें वही जो एक अनसर्टेनिटी की फजा प्रमोट हो रही है जी, एक ये एंगल भी बहुत कहना चाहिए मजबूत है। उसकी वजह ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एंटी नारकोटिक्स का अभी तक का जो उनका कोई ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, लेकिन जो भी तफसीलात अभी तक आई हैं और वो जिस तरह से मिकदार बताई जा रही है नारकोटिक्स बरामद होने की, एक मतलब आम आदमी भी ये सुन के जरा सोचने पे मजबूर होगा कि पंजाब मुस्लिम लीग के सदर साहब इतनी बड़ी तादाद मिकदार में मनशियात लेके गाड़ी में घूमेंगे। मतलब ये वही वाली बात है कि वो जो पुलिस वाले आपको नाके पे रोकते हैं, फिर वो 2 पुड़ियां आपकी जेब में डाल देते हैं। मुझे नहीं समझ आता ये किस तरह से होती हैं ये चीजें। ठीक है, आपने पार्क लेन वाली बात की, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इस मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं जिनकी लोग गवाही दे रहे हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी मिनिस्ट्रीज का इन सारे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टीवी पर आके मुसलसल या वो अखबारात के जरिए ऐसी बयानबाजियां कर रहे होते हैं कि पूरी कौम सिर्फ एहतसाब की बत्ती के पीछे लग गई। भाई जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो लेना चाहिए, हर हुकूमत को लेना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर लें, नवाज लीग की हुकूमत की बात कर लें, ये प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए, इदारों को अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन इस तासुर को फैलाने में भी तहरीक इंसाफ का ही अपना बहुत बड़ा हाथ है कि वो हर ऐसे काम के पीछे जिसके पीछे शायद वो खुद होते भी नहीं हैं, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीजें हाईलाइट नहीं हो रही। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये बताया कि वो नॉर्दर्न एरिया से दौरा अपनी मतलब तफरी करके कंप्लीट आए, वहां पे उन्होंने बाकायदा जो तब्दीलियां देखी उस पर खुशी का इजहार किया। क्या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कभी इस बात को हाईलाइट किया है? कभी वो कारनामे गिनवाए हैं? इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको रिवायती सियासत से, यानी तहरीक इंसाफ को भी रिवायती सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा पॉजिटिविटी पे। दीगर जमातों के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है रिवायती से मुराद यहाँ पर कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, कन्फ्रंटेशन है, नेगेटिविटी है। रजा, मेरे प्रोग्राम में रोजाना कॉलर्स कॉल करके अपनी मायूसी का, अपनी बददिली का, अपने मसाइल का जो हमारे सामने नक्शा खींचते हैं। यकीन कीजिए वो सुबह सुबह जो मूड खराब होता है वो सारा दिन चलता है। तो मेरा इनसे मेरी गुजारिश है, गजाला सैफी साहिबा को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, इन जैसे साफ सुथरे गैर रिवायती लोग जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो जरा अपनी आला क़यादत को कोई अकल की बात समझाएं कि जनाब पॉजिटिविटी पे आप फोकस रखिए, जो कुछ अच्छा हो रहा है हाईलाइट कीजिए, जो कुछ गलत हो रहा है उसको इदारों के गले ही पड़ने दीजिए, ताकि शफाफियत का भी एक मयार सामने लोगों के आए और इस बात पर उन्हें इत्मीनान हो कि जनाब हर चीज बुरी नहीं है। अगर वजीर आजम साहब एक ही सांस में पाकिस्तान में टूरिज्म को इनवाइट करेंगे और दूसरे सांस में कहेंगे कि सारा पाकिस्तानी चोर हो चुका है, तो जनाब ये ऐसे चलेगा नहीं। सही, ये आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है और मैं गजाला सैफी साहिबा के सामने इसको सवाल बना के लेके जा रहा हूँ। उनका मशवरा है, यही आपसे सवाल है, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा पीछे क्यों नहीं हटती हुकूमत? देखिए, इस वक्त जिस दौर से हम गुजरे हैं पिछले 10-11 महीनों के अंदर, वो कन्फ्रंटेशनल बावजूद इसके कि कोशिश की गई कि ना हो, मगर हर दफ़ा हो गई और उसका अजाला किया जाएगा इंशाअल्लाह। और कोशिश यही है कि जो सियासत का जो ट्रेंड रहा है उससे हट के बात की जाए। और इन्होंने जो बहुत अच्छी बात की कि जो चीज़ें हमने बेहतर की हैं और जो बेहतरी लाए हैं उनकी बातें बहुत कम हुई हैं, सिर्फ नेगेटिविटी का जवाब दिया गया है। तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत अरसे से चाह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी डालते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़ें हुई और जो कुछ हो रहा है बेहतरी की तरफ, पंजाब में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी होगा इंशाल्लाह। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम और लोगों के साथ मिलकर मशावरत करके और MNAs के साथ भी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जो भी बेहतरी आ सकती है टूरिज़म में, डेवलपमेंट में, ब्यूटिफिकेशन सिटीज़ के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग होम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स औरतों के लिए, मर्दों के लिए, ताकि हमारा जो 70% आबादी है वो जवान लोगों की है और हमें उन जिसमें औरतें, जिसमें जवान मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। और ये दुनिया का मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है बेशक। और इस ह्यूमन रिसोर्स के होते हुए मेरे ख्याल में अब हमने स्ट्रेटजाइज करना होगा
अपनी पॉलिसी को सही रखते हुए हमने अगली दफ़ा नहीं जाना चाहिए IMF के पास। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे पास जो बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम इस्तेमाल करें, ह्यूमन पॉजिटिव ह्यूमन कैपिटल को, और हम सही। इंटरनेशनली उनको ट्रेन करके भेजें और बेहतर ज़र मुबादला भी हो, बेहतर कंडीशंस हो लाइफ की। और हाउसिंग की जो कह रही थी साहिबा कि हाउसिंग, माजरत के साथ अगर आपको बुरा लगा तो आप कह रही थी कि कोई एक स्कीम बताइए। देखिए, हाउसिंग की स्कीम भी एक इंट्रोड्यूस की गई है, एहसास प्रोग्राम है, जिसके अंदर और बहुत सारे सेगमेंट्स जो कि पहले जिनके बारे में बात नहीं की गई थी उन सबको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पैराए में लाया जा रहा है जहां उनकी बेहतर तौर पर मदद की जा सके। मैं इसके ऊपर एक सवाल लेके आऊँगा आपके पास दूसरी मर्तबा, और वो सवाल मैं पहले ही आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कि कहा गया आपकी जमात की तरफ से कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा फलाही बजट पेश किया गया है। तो आपसे हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि वो फलाही जो बजट है वो कौन से फीचर्स हैं उसके जिनको कहा जा सकता है कि फलाही बजट हैं। लेकिन मैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा से दो सियासी सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, ताज़ा तरीन खबर अब से कुछ देर पहले की है, तफसीलात इसकी क्या हैं वो शेयर हो चुकी हैं। ANF ने उनको गिरफ़्तार किया। ANF कोई गली मोहल्ले की पुलिस तो नहीं है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज्ड टास्क होता है उनके पास। तो ANF आम तौर से छोटी मोटी कोई चरसे वरसे बरामद भी नहीं करते, जब भी वो कोई कार्रवाई करते हैं तो किसी बड़ी खबर पे करते हैं। क्या मामला है, इसके ऊपर कुछ बताइएगा। और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि नून लीग के बाज़ अरकान खान साहब से मुलाकातें करते पाए गए, जिसकी खबर आई, तरदीद आई, फिर तस्दीक आ गई। तो क्या है ये मामला? ये पहले ही साल के बजट में आपके पंजाब असम्बली के अरकान जो हैं वो बिखरना शुरू हो गए, इसकी क्या वजह है? पहला सवाल आपने जो किया राना सनाउल्लाह के साहब के हवाले से, आपने ANF के बारे में बताया, अदारे के बारे में, लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ, ये इतना सोफिस्टिकेटेड अदारा है, इसके पास वेइंग मशीन नहीं है। कुछ 2-3 घंटे से तो ये खबर चल रही है कि मिकदार अभी तक मंशियात की जो है तोल रहे हैं, वजन नहीं हो सकी। इतनी कि अभी तो तक मैंने तो समझा शायद उनके पास वेइंग मशीन नहीं है, वो कहीं GT रोड पे चले गए हैं जहाँ वो गुड्स वगैरह ट्रकों की वेइंग करते हैं, तो वहाँ ना चले गए वो गाड़ी लेके। और सबसे पहली बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में मंशियात थी ही नहीं। मैं ये आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ हकीकत, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बहुत वोकल हैं और वो बड़े धड़ल्ले से हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, हाउस के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा। तो ये एक इन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है। अभी तो राना सनाउल्लाह साहब से इब्तदा हुई है। पहले सबसे इन्होंने नवाज शरीफ साहब को अंदर किया, जी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, गवर्नमेंट बन गई। फिर हमज़ा को अंदर किया, फिर जरदारी साहब को किया, फिर उसके बाद उन्होंने मरीम नवाज़ को किया, फिर वो खैर बेचारी बेल आउट होके आ गई। उसके बाद अब इन्होंने, इनका अगला टारगेट जो है वो ये है कि जो PMLN के लोग फर्स्ट रो में या सेकंड रो में बैठते हैं और बड़े एक्टिव हैं और बड़े वोकल हैं और गवर्नमेंट की हर चीज़ पर उनकी निगाह है और वो बयान भी देते हैं, उन लोगों के लिए कोई लायामत तरतीब दिया जाए। PTI के मिनिस्टर से 2 बोतलें बरामद होती हैं तो अगले दिन आता जी वो शहद था एक बोतल में, हर एक में कोई जूस वगैरह शरबत था। मैं नहीं कहती कि वो किस चीज़ की बोतल थी, मीडिया के ज़रिए मुझे पता लगा कि वो मंशियात थी उसमें। लेकिन अब राना सनाउल्लाह वाली बात है, इन्होंने इनको कोई ना कोई बहाना लगा के पकड़ना था और हकीकत यह है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उनकी गाड़ी में कुछ भी नहीं था। अच्छा। एक मंझा हुआ सियासतदान, इतनी मरतबा MPA रहा हो इलेक्शन लड़के, फिर मिनिस्टर पंजाब रहे हो इंटीरियर के, उन्हें तो ज़्यादा ANF के और इन चीज़ों के कानून पता है। उन्हीं की वॉच में हुआ था। नहीं देखिए ना, उनकी ये चीज़ें जब वो इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब थे तो ये चीज़ें उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि ANF के क्या कारकर्दगी और ये क्या कुछ हो सकता है। ये कभी मुमकिन है कि एक आदमी मंशियात गाड़ी में रख के तो जा रहा तक बातें, क्या वो फरोख्त करते हैं मंशियात कि वो जगह रुक के दे रहे थे? बड़ी हैरत की बात है। दूसरा हिस्सा मेरे सवाल ये सिर्फ किरदार कशी की जा रही है। लोग जो हैं वो खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ये मामला ये है भाई, कुछ तस्दीक भी आ गई, तरदीद भी आ गई। बात ये है कि जब हलकों के काम यकलख गवर्नमेंट बंद कर देती है, तरक्याती काम जो ऑनगोइंग स्कीम चल रही होती है, जब गवर्नमेंट देखती है कि ये हमारी पार्टी के लोग नहीं हैं, इन्हें किस तरह तंग किया जाए, ये हमेशा टैक्टिक्स होते हैं। जब उन्होंने बंद कर दिए तो 1-2 मेंबरान ने ये मीडिया पर भी कहा कि हमारे हलकों का बड़ा प्रेशर था, हम PMLN छोड़ के नहीं गए,
हम सिर्फ उनसे मिलने गए और वो तादाद 2-3 लोगों की बताई। अच्छा, मीडिया में कहा जी 15 MPA वो मुस्लिम लीग में इंतशार आ गया और उसके बाद सबकी तरदीद भी आ गई। बात ये है कि ये जो लोग, मैं एक आपको हकीकत बताऊं, ये खबरें इस किस्म की मीडिया पे इसलिए आती हैं कि लोगों का ध्यान बजट से हट जाए, लोगों का ध्यान बजट से हट जाए और महंगाई से हट जाए। जारी रखेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नरगिस फैज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा कि जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात और अपने सख्त बयान का रीज़न सामने वाले का सख्त बयान करार दे रहे हैं, कहाँ तक चलेगा ये मामला? इसका कोई एंड है या एक दूसरे के ऊपर रख के सिलसिले को 5 साल तक कैरी ऑन करने का इरादा है आपका? आप सिर्फ मुझे, आपका भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मीडिया हमसे ज़्यादा एडवांस होता है, सियासतदानों से, वर्करों से, आपको ज़्यादा हर चीज़ की आगाही ज़्यादा होती है, नॉलेज ज़्यादा होता है। आप मुझे ये बताएं, कितनी गवर्नमेंट आई और गई? आपने कभी आज दिन तक किसी सिटिंग गवर्नमेंट को इतनी बौखलाहट का शिकार देखा है? कभी देखा है असेंबली में गवर्नमेंट के लोग इतना शोर करें, इतना वावेला करें? कभी गवर्नमेंट तो सारी अपोजिशन को साथ लेके बजट के लिए, स्पेशली बजट के दिनों में, कभी किसी पार्लियामेंट में इस तरह से हंगामा आराई नहीं हुई जितनी मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट के दौरान हुकूमत में दौरान बजट हुई है। ठीक है, तो ये इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि वो सिर्फ वन मैन शो चाहते हैं और वो अपने मफादात को देख रहे हैं, जिन सिलेक्टेड मफादात के लिए वो आए, और जो उनके जब पूरे हो जाएंगे वो खुद हाथ जोड़ के, ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसके लिए अपोजिशन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद जाएंगे, ये खुद हाथ जोड़ के। लेकिन अभी भी ये चाहते हैं सियासी शहीद बनना, लेकिन हम नहीं बनने देंगे इनको। इसलिए नहीं बनने देंगे कि इन्होंने जो वादे किए हैं हम इनको पब्लिक में एक्सपोज करेंगे, हम पब्लिक में बताएंगे कि ये तब्दीली किस चीज़ की थी, ये तब्दीली क्या करने आई थी और क्या करके गई है। आज जो रिकवरियों के नाम पे, और ये जैसे आपने पहले कहा शुरू में कि 200 अरब डॉलर की बात थी, ठीक है, तो 10 अरब पे आ गए। इसी तरह आप देखें कि जो मेरे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे मुकदमात हैं, अरबों से शुरू हुए, ठीक है, जो ओमनी ये हो गया, जो फलूदा फलाना ये डमकाना, अजीब अजीब रंग दिए गए इनको। एक्चुअली एक तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का फोबिया हुआ है, दूसरा बिलावल साहब का हुआ है, इनको पीपल्स पार्टी फोबिया है। ठीक है, इनके पल्ले है कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ ये अपने आप को एक स्लोगन जो दे रहे हैं, पास कर रहे हैं कि हम जी इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं जी, हम जी जाके लोगों को ये बताएंगे जब कि हम करप्ट लोग हैं, हम चोर हैं। तो इधर कौन पागल इन्वेस्टर आएगा जो आके आपके तो अपने लोग नहीं इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे। आप भी सियासी इस्तेकाम के लिए होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि लोगों को आप ये कहेंगे कि हमने 10 अरबों रुपए का डॉलर के अरबों रुपए के केसेस में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की किरदार कुशी की गई, मीडिया ट्रायल किया गया, और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि जी सदके के बकरे जो थे वो उनके अकाउंट से गए। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कोई ऐसा गैर मुहज़्ज़ब गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं कहूँगी, लेकिन खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सदके के बकरों को ये अपना लेवल दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये अपना लेवल, अपनी हैसियत, अपनी औकात दिखा रहे हैं कि इनकी ये औकात थी कि ये इतने जोगे थे, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा ये प्रूफ भी नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने 11 साल इसी पाकिस्तान में जेलें काटी, हम कहीं भाग नहीं गए, हमने हमेशा अदालतों को फेस किया, हमने इदारों को इस्तेकाम दिया, हमने इदारों की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ किसने दी? सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मुझे फख्र है कि मैं इस पार्टी, अपनी पार्टी की, उस पार्टी की कारकुन हूँ कि जिसने मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सूरत में हमने पे किया। इनका क्या गया? ये तो हवाई जहाज़ों के जरिए इन्होंने तो लोटे इकट्ठे करके ले आए, और वो आज इनका इन्वेस्टर जो है वो चीनी का सुदागर, जिसने पहले अपनी ज़रबे तकसीमें दी, पहले जितने लोटे खरीदे गए, अभी भी यही हो रहा है। अभी ये कल जो छांगा मांगा के दोबारा से सियासत को आप फ़रोग दे रहे हैं अपने मुफादात के लिए, आपने कल जो किया है, कल जो लोगों को मीडिया के ऊपर बुला के लोगों के, जैसे ही आपको पता चला कि हम सेनेट के चेयरमैन को चेंज करने जा रहे हैं,
ठीक है, तो आपने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी, आप लोगों के घरों में जाके लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। आप क्यों नहीं ये जो क्या नाम है इदारा जिसने ANF जिसने पकड़ा है राना सनाउल्लाह साहब को, ठीक है, मेरे एक्स कोलीग थे, हमारे सियासी मुखालफत हमेशा रही है और हम करते रहेंगे, हमें वो उससे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ANF बनीगाला कब जाएगी, मुझे उसका जरा जवाब दे दे कि ये बनीगाला में जाएंगे तो इनको सब कुछ हर चीज वहां से मिलेगी जिसके ऊपर बनाए जा रहे हैं, हर वो चीज बनीगाला की पनाह में है। दामन वक्त में गुंजाइश कम है। फिजा शकील साहिबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। सवाल ये है कि ये चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की आवाज़ आई और उसके बाद अब पंजाब में सूबाई सतह के ऊपर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए यही रह गया है कि वो इस तरह की तब्दीलियों के दावे और उन तब्दीलियों की एफर्ट्स को ही देखते रहें? असल मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के अवाम के? मुख्तसर वक्त है, जवाब दीजिएगा। मुख्तसर वक्त में सबसे मुख्तसर जामे जवाब मिल सकता है कि पाकिस्तान के मसाइल इनको इसलिए नहीं पता अवाम के, क्योंकि इनमें से बेशतर लोग, मैं सबकी बात नहीं करती, बेशतर लोग ऐसे हैं जिनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है रजा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिनिटी एंड एफिलिएशन। 1 पॉइंट। दूसरी बात यह है, ये जो बेनामी अकाउंट और ये और वो अला बला जिसका अभी आज बैठ के हम सब रोना रो रहे हैं, भाई मेरी तो खुदा के वास्ते सबसे अपील है कि असेंबली के फ्लोर पे आइए, कानून साजी कीजिए, रूल्स में अमेंडमेंट कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए ये रास्ते ही बंद हो जाएं। ये तोड़ फोड़ का जो निज़ाम शुरू हुआ है, लोग वाकई रजा बहुत तंग हैं। अब वो इस सारी अनसर्टन सिचुएशन से जो है ना तीसरी कुव्वतों की जानिब देखने पे मजबूर होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब इस निज़ाम के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पे पेश किए गए और इनको पिच किया गया बाकायदा तौर पर। मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, पिच करने का। तो भाई अगर ये ऐसा हुआ था तो फिर इस मौके को तमाम सियासी पार्टियों से ये अपील है कि इस मौके को हाथ से ना जाने दें। एक दफा यह मौका निकल गया तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के अवाम सियासतदानों की तरफ बिल्कुल देखना छोड़ देंगे और वो ये दुआ करेंगे कि कोई फरिश्ते आ जाएं या कुछ और लोग आ जाएं जो उनकी जिंदगी सहल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिजा शकील साहिबा। मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ गजाला सैफी साहब जी, मैं आऊँगा आपकी तरफ। गजाला सैफी साहिबा, फलाही बजट करार दिया, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। फलाही बजट कहा गया कि ये कैसे फलाही बजट करार दिया जा सकता है इसको? देखिए, इसके अंदर यंग लोगों के लिए रखा गया है एक बजट, और इसके अलावा ये कि जो लोग एक लो मिडिल क्लास या लोग हैं जिनके ऊपर बिजली के बिल्स जो बड़े ये सारी बातें हो चुकी हैं, सारी बातें बार बार हो चुकी हैं, मगर मेरे ख़्याल में जो लोग शायद ना बजट स्पीचेस सुनते हैं, ना बजट को कभी पढ़ा होता है, ना किसी बेहतरी की तरफ गए हुए चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है, उसको सुन नहीं रहे होते, तो इसलिए बार बार इसको जहन नशीन कराना पड़ता है कि एहसास प्रोग्राम जो है उसको इन्होंने बढ़ाया है यंग लोगों के लिए, यंग बिज़नेस डेवलप करने के लिए। उनको स्मॉल लोन्स की भी एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की जा रही है, और उसके अलावा ये कि जितने भी और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि एहसास प्रोग्राम के अंदर, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्बिट में नहीं आती थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे कैनवस को और बड़ा किया है, उसको बड़ा किया है और तमाम औरंगजेब साहबा, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम रहेगी। चेयरमैन सेनेट तब्दील करके क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? और ये इसी का जवाब आपसे भी लूंगा मैं, नरगिस फैज मलिक साहिबा। चेयरमैन सेनेट बदल के क्या पाकिस्तान के आवाम को क्या मिल जाएगा? अभी मेरी बहन ने 2 बातें की, आधा मिनट वो दे दें कि ये यूथ लोन प्रोग्राम आपको याद होगा PMLN की गवर्नमेंट में भी था जी, लैपटॉप स्कीम भी जी, नहीं यूथ लोन प्रोग्राम था जो बिला सूद कर्जे दिए जाते थे बैंक से नौजवान लड़कों को, लड़कियों को। ये प्रोग्राम बहुत कम थी और उसकी इंचार्ज लैला खान थी, चेयरपर्सन थी। बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ एक बैतुल माल भी था जिसका फंड इन्होंने बजट में तो अभी भी है ना, लेकिन उसके बजट में 1 पाई का इजाफा नहीं किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन हम कहते हैं जी तालीम को हम आखिर तक बच्चों को देना चाहेंगे, उसमें इन्होंने कट लगाया, हेल्थ में कट लगाया। अब ये वो चीज़ें हैं कि अगर गरीब बीमार हो जाए तो अद्वियात पहले हॉस्पिटल से मुफ्त मिला करती थी, अब आप किसी जगह किसी हॉस्पिटल के बाहर किसी नुमाइंदे को भेजें, वो माइक लेके जाए, लोग बताएंगे जी दवाइयाँ नहीं मिल रही।
फिर दवा अद्वियात की कीमतें महंगी कर दी। अब जो लेकिन उस पर मिनिस्टर भी तो हटा दिया ना खान साहब ने फौरी वो तौर पर, तो हटा दिया, लेकिन उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? बाकी तो ये तो पूरे फिर फ्लोर के हाउस ऊपर में आपको शोर उठाना मचाते चाहिए चोर सवाल चोर इसके डाकू ऊपर। डाकू, तो क्या जो चोर इधर से पकड़ा जाए उसकी इंक्वायरी नहीं होती? क्योंकि वो पीटीआई का है, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। परवेज खटक नरगिस फैज मलिक साहब, साहब। अच्छा आपने जी। चेयरमैन सेनेट का कहा, बात ये है कि चेयरमैन सेनेट का हमने तो कहा ना, इन्होंने अमलन जहाज भर के लोटों के लाने शुरू कर दिए कि हम इसका मुकाबला इस तरह से करेंगे। अच्छा, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है जी चेयरमैन सेनेट की देखिए, तब्दीली ये एक से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? पार्लियामेंट की विद इन हाउस, अगर यही तो जमहूरियत है, बाय द पीपल अच्छा। फॉर द पीपल। अगर आपने जमहूरी इदारे को, किसी भी जमहूरी चेंज को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमने कोई गैर आईनी तरीका तो नहीं अडॉप्ट करना कि हम कोई किसी चोर दरवाजे से तो नहीं कुछ नहीं, कर रहे। सवाल ये है कि पब्लिक के objective क्या साथ है? अभी तो हमने बात की है। अच्छा। अभी तो हमने बात की है, ये खौफजदा पहले हो गए, इनको बौखलाहट का शिकार पहले ही थे, क्योंकि ये इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इंतकामी सियासत के, और ये इंतकामी सियासत को फरोग दे रहे हैं। इसके अलावा तो इनके पास कुछ नहीं है ना। अगर कोई ये सस्ते नारे लगा कर जिस तरह आई थी पार्टी, इक्तदार में आई है चोर दरवाजे से, अगर ये अवाम के वोटों से आई है, मैं अपनी बहन से ये पार्लियामेंट का टाइम ले जा रहा है। आपसे सवाल है मेरी बहन, आप मुझे बताएं आज आटे का क्या किलो है, रेट बता दे, चीनी का रेट बता दे, घी का रेट बता दे, दाल का रेट बता दे, सब्जी का रेट, 30 सेकंड है मेरे पास कुल जी। आप आज का रेट बता दें। मैं मानती हूं कि आपने बजट पढ़ा है, I'm not answerable to her question. नहीं, अगर आप रिस्पॉन्ड करना नहीं, चाह रही हैं, आप आपने कैसे कहा था कह कि सकती हैं कि आपने बजट पढ़ा है, आप दूसरों को कहती है बजट नहीं जी। पढ़ा? आप तो मेंबर है, आपको तो पढ़ना चाहिए था ना, आपने पढ़ा है। आप मुझे बताएं कि क्या आज पता है आपको सेक्टर वाइज महंगाई है? आज 10 रुपए फी किलो आटा महंगा है, आज 10 रुपए फी किलो चीनी महंगी है, आज 20 रुपए किलो। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, एक सेकंड, आई नीड टू, अब आप देखिए अभी 30 रुपए किलो। अगर ये बात ही नहीं करने देंगी, देखिए बात क्या करें, मैंने आपको टाइम दिया है कि आप बात करें। आप चुप रहे, फिर थोड़ी देर बोलने कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो जाए तो आप चाहती हैं कि मैं भी बात नहीं करूं। नाज़रीन, दामन वक्त की गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर मुकम्मल करना होगा। कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त नाजरीन के लिए निकाला। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान।